नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है फांसीवाद। उसका एक शब्द में अर्थ कहा जाए तो तानाशाही। अगर तानाशाही के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसके शासन के आधार स्तंभ के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले है उदंड पार्टी कार्यकर्ता, दूसरा है विरोधियों का निर्मम दमन, तीसरा खुफिया पुलिस तंत्र, चौथा है लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन। इन चारों चीज़ों से ही तानाशाही शासन चलता है। आइए अब इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। फांसीवाद का अर्थ है तानाशाही, या कहा जाए फांसीवाद का अर्थ तानाशाही से ही है, जिसके अंतर्गत खुफिया पुलिस तंत्र, उदंड पार्टी कार्यकर्ता, विरोधियों का निर्मम दमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन करना शामिल है। ये प्रवृत्तियां जहां विद्यमान होती हैं उसे फांसीवाद नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इटली में फांसीवाद का उद्भव हुआ। अब आते हैं फांसीवाद के उदय के कारणों पर। सबसे पहले है पेरिस शांति सम्मेलन एवं इटली के साथ विश्वासघात। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में इटली लंदन की गुप्त संधि के तहत मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ। इस संधि के तहत इंग्लैंड ने उसे फ्यूम बंदरगाह, अल्बानिया का क्षेत्र एवं अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश देने की बात कही, किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में इन्हें इटली को वादे के अनुरूप कुछ नहीं मिला, अतः वह जीत कर भी हार गया। अर्थात इटली के साथ विश्वासघात हुआ और उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। मुसोलिनी ने इस राष्ट्रवाद को संतुष्ट करने की बात कर जन समर्थन हासिल किया। अब आते हैं दूसरे पर, युद्धोत्तर आर्थिक दशा। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी से इटली पर आर्थिक बोझ बढ़ा, राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि हुई, अतः जनता पर कर का बोझ और बढ़ गया। तो दूसरी तरफ कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में कमी आई, अतः वस्तुओं की कमी एवं मूल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई। इससे जन कठिनाई बढ़ गई। इसी क्रम में जगह जगह प्रदर्शन होने लग गए और कई जगह तो हड़तालें भी होने लग गई। फलतः इटली में एक के बाद एक सरकारों का पतन होने लग गया। वस्तुतः लोकतांत्रिक सरकार जन कठिनाइयों को दूर करने में सफल नहीं रही, अतः इटली की लोकतांत्रिक सरकार से लोगों का विश्वास उठने लग गया। इस तरह आर्थिक कमजोरी ने वर्तमान राजनीतिक ढांचे को अंतिम धक्का दिया और मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही शासन की स्थापना हुई। इसी क्रम में यह कहा गया कि उसने युद्ध में तो विजय प्राप्त की किंतु शांति को खो दिया। अर्थात यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भागीदारी और इससे इटली पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को उद्गठित किया गया। इन्हीं आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई, जिसने विस्तारवाद एवं युद्ध पर बल दिया। फलतः द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार हो गया। इससे विश्व शांति भी भंग हुई। इस दृष्टि से पेरिस शांति सम्मेलन में हुए विश्वासघात और युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने इटली में ही शांति भंग नहीं की, विश्व को भी अशांत कर दिया। अब आते हैं अगले उदय के कारण पर, जो कि है राष्ट्रवादी असंतोष। एकीकरण के पश्चात इटली ने साम्राज्यवादी विस्तार पर बल दिया। इसी क्रम में अफ्रीकी देश अबिसिनिया, या जिसे कहा जाए इथोपिया आज के टाइम का, उस पर नियंत्रण का प्रयास किया, किंतु असफल रहा, अतः उसका राष्ट्रवाद आहत हुआ। इसी क्रम में वह नवीन प्रदेशों की प्राप्ति के लिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ, किंतु वहाँ भी इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, अतः राष्ट्रवादियों में असंतोष बढ़ा, जिसका लाभ मुसोलिनी ने उठाया। अब आते हैं उदय के अगले कारण पर, साम्यवाद के प्रसार का भय। इटली की आर्थिक कमजोरी व कठिनाइयों से जनता असंतुष्ट थी और साम्यवादी सिद्धांतों की ओर आकर्षित होने लग गई। वस्तुतः रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर इटली में भी साम्यवादी दल बने, जिन्होंने निजी कंपनी की अवधारणा को समाप्त कर उत्पादन के साधन एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की बात कही। फलतः पूंजीपतियों, भूस्वामियों में साम्यवाद शासन की स्थापना का भय फैल गया और उन्होंने मुसोलिनी का समर्थन किया, जो कि साम्यवाद का विरोधी था। दूसरी तरफ मुसोलिनी ने रूस की अधीनता का भय दिखाकर जो भी, अर्थात इटली साम्यवादी रूस के नियंत्रण में कार्य करेगा दर्शाकर इस भय को और बढ़ाकर जन समर्थन हासिल कर लिया। अब इसी बीच हिगेल का चिंतन देख लेते हैं। हिगेल ने कहा कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य के ऊपर कोई नहीं। राज्य व व्यक्ति के हितों में टकराहट नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य कभी गलत नहीं होता। इस राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचारित कर मुसोलिनी ने इटली को यूरोप में एक प्रतिष्ठित राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कर
जन समर्थन हासिल कर लिया। इसी क्रम में फांसीवाद शासन की स्थापना हुई। फांसीवाद के सिद्धांत, अभिलक्षण या विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, फांसीवाद सिद्धांत विरोधी है। वह किसी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, किंतु फिर भी मुसोलिनी ने जगह जगह जो बातें कही और जो नीतियां बनाई उन्हें फांसीवाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाने लग गया, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले है लोकतंत्र विरोधी। फांसीवाद लोकतंत्र का विरोध करता है। यह लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानता है, जिसमें सक्षम व धनी आगे बढ़ते जाते हैं जबकि निर्धन पिछड़ते जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र का अंत कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसमें परस्पर सहयोग से सबका विकास हो, और यह सब तभी संभव है जब एक दल व एक नेता का शासन हो और लोग उसका आंख मूंद कर पालन करें। जैसा कि अब देखा जाए तो चाइना में भी ऐसा ही है, और हमारे देश में तो कुछ तो क्या पूरा लोकतंत्र है, और चाइना में एक आदमी की सरकार, एक नेता की ही सरकार है सब कुछ। चलिए दूसरे पे चलते हैं, जो कि है शांति विरोधी। फांसीवाद शांति का विरोध करता है। उसके अनुसार शांति न तो स्थायी है और न ही उपयोगी। शांति एक जलाशय में ठहरे हुए पानी के समान है, अतः शांति युद्ध विराम है, जबकि युद्ध मानव में रचनात्मक ऊर्जा पैदा करता है और लोगों को गतिशील बनाता है। इस तरह युद्ध मानव को महान बनाता है। उन्नति का अर्थ है आगे बढ़ना और दूसरों को अपने पैरों के तले कुचलना। इस तरह फांसीवाद युद्ध एवं विस्तारवाद का समर्थक था, या कहा जाए समर्थक है। चलिए तीसरे पर चलते हैं, जो कि साम्यवाद विरोधी। फांसीवाद साम्यवाद का विरोध करते हुए कहता है कि इतिहास का निर्माण भौतिक तत्वों से नहीं बल्कि राजनीतिक तत्वों अर्थात नेतृत्वकर्ता से होता है। साम्यवाद व्यक्ति को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करता है, जो पर्याप्त नहीं है। इसी तरह साम्यवाद वर्ग संघर्ष पर बल देता है, जबकि फांसीवाद वर्ग समन्वय और आपसी सहयोग पर बल देता है। चलिए चौथे पर चलते हैं, जो कि है बुद्धिवाद विरोधी। फांसीवाद तर्क एवं बुद्धि का विरोध करते हुए कहता है कि राज्य जो कहे वही सत्य है। राज्य के ऊपर कोई नहीं, अतः जनता को आंख मूंद कर नेता की बात को स्वीकार करना चाहिए। अब आते हैं मुसोलिनी की नीतियाँ। मुसोलिनी वही है जिसने फांसीवाद को जन्म दिया, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो मुसोलिनी की गृह नीति, उसमें ही फांसीवाद राज्य व्यवस्था, इसको ही कहा जाए तो निर्गमित राज्य व्यवस्था या सिंडिकेट व्यवस्था। सिंडिकेट व्यवस्था लगा लीजिए कि श्रम संघ एक प्रकार से। तो चलिए फांसीवादी राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त करते ही 1923 में एक कानून बनाया, जिसके तहत कहा गया कि जिस दल को सर्वाधिक मत मिलेगा उसके 2/3 सदस्य निर्वाचित मान लिए जाएंगे और सेना का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख होगा। राज्य के कर्मचारियों को फांसीवादी सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य होगा। 1926 में मुसोलिनी ने एक कानून बनाया जिसके तहत फांसीवादी विरोधियों का अंत किया जाना था। छात्रों, अध्यापकों एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया कि वह सरकार विरोधी कार्यक्रम में न तो शामिल हों और न ही ऐसा कोई लेख लिखें। इसी क्रम में ओबेरा नामक गुप्त पुलिस दल का निर्माण कर विरोधियों का निर्मम दमन कर दिया गया। तीसरा इसके अगले वो पड़ाव पर चलते हैं, जो कि मुसोलिनी ने 1928 में एक नया कानून बनाया, जिसके तहत कहा गया कि फासिस्ट महापरिषद द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित 400 व्यक्तियों के नाम मतदान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जनता को इस सूची के पक्ष व विपक्ष में मत देना होगा। इस तरह यह लोकतंत्र पर अंतिम प्रहार था। फांसीवादी राजव्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था में से जोड़ दिया गया, जिसे निगमित राजव्यवस्था या सिंडिकेट व्यवस्था जो मैंने अभी बताया भी, श्रम का लगा लीजिए, श्रम संघ, बस ऐसा ही। तो चलिए सिंडिकेट व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा। इसके तहत फांसीवादी सरकार ने पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच सहयोग स्थापित कर उत्पादन में वृद्धि की। इसके तहत मुसोलिनी ने 13 सिंडिकेट स्थापित किए, जिसमें 6 पूंजीपतियों के, 6 कृषक व श्रमिकों की एवं 1 अन्य समूहों का था। इस सिंडिकेट का प्रमुख फांसी दल था। यह सिंडिकेट 800 लोगों की सूची जारी करते थे और जिनमें से 400 व्यक्तियों का नाम अंतिम रूप से फांसी दल का प्रमुख तय करता था, और इस सूची को मतदान के लिए जनता के समक्ष रखा जाता था। इस तरह संसद में केवल फांसी दल के सदस्य ही मौजूद रहे और मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। यह सिंडिकेट व्यवस्था यूरोप में राजनीतिक एवं व्यावसायिक
समूहों की भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस सिंडिकेट के निम्नलिखित कार्य थे। सबसे पहले था मजदूरी की दर को तय करना। दूसरा था श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करना। तीसरा था श्रमिकों के लिए पर्यटन, मनोरंजन, बीमा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। और चौथा था हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना। इस सिंडिकेट व्यवस्था के माध्यम से मुसोलिनी ने इटली के विकास का प्रयास किया। उसको वर्ग संघर्ष की जगह सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करते हुए सड़कों एवं आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहित किया। मशीनीकरण पर बल देते हुए जिस विभिन्न कल कारखानों का निर्माण कर दिया। फलतः कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि होने लग गई। रोजगार के अवसर बढ़ गए। इस दृष्टि से सिंडिकेट व्यवस्था आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुई। इस आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग की व्यवस्था को निगमित राज व्यवस्था के नाम से भी जाने लगा। अब आते हैं मुसोलिनी की विदेश नीति पर। मुसोलिनी ने कहा कि इटली साधन संपन्न नहीं है, अतः इसकी जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए इसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु इटली का विस्तार करना जरूरी है। इसी क्रम में उसने अपनी विदेश नीति को उग्र रूप दिया और एक सक्षम सैन्य संगठन के निर्माण पर बल दिया। और इस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने अपनी गृह नीति के तहत निगमित राज व्यवस्था को लागू कर दिया। दूसरा, मुसोलिनी ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र एवं अफ्रीका के उपनिवेश स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय जगत में इटली को सम्मानित स्थान दिलवाना अपना लक्ष्य बनाया। और इस लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में फ्यूम नगर, बंदरगाह तथा अल्बानिया क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया और अफ्रीकी देश इथोपिया पर नियंत्रण किया, जो कि आज का इथोपिया है। राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र देकर 1936 में रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।